हेलो बच्चों, कैसे हो? मज़े में? आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का सेकंड लेक्चर करने जा रहे हैं जिसका नाम है सोल्यूबिलिटी। तो पहले चैप्टर में हम लोग पढ़ लिए थे कि इंट्रोडक्शन था कि व्हाट इज सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं कि सॉल्यूशन में जो सबसे बड़ा फैक्टर है सोल्यूबिलिटी का, मतलब क्या कोई भी चीज़ एक दूसरे में घुल सकता है या इसका कोई स्पेसिफिक रूल है, तो यही हमको बताता है। तो आइए पढ़ते हैं सोल्यूबिलिटी क्या है। तो मैं सत्यम सर केमिस्ट्री क्लासेस से बने रहिए हमारे अपने ही चैनल पर। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सोल्यूबिलिटी क्या होता है। तो सोल्यूबिलिटी क्या है? सोल्यूबिलिटी का हिंदी होता है विलीयता, यानी कि घुलना। अगर मैं इसके एक नॉर्मल सेंस ऑफ ह्यूमर की बात करूं कि इसको समझा कैसे जा सकता है, तो आप इसे बस नॉर्मल वे में समझ सकते हैं कि कैपेबिलिटी टू सोल्यूबल, ठीक है, मतलब कि घुलाने की क्षमता, वही विलीयता है, यानी कि सोल्यूबिलिटी है। तो हम लोगों को पता है कि सॉल्यूशन दो टाइप का होता है, एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम उसको बोलते हैं जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट मैक्सिमम हो, मतलब सॉल्यूट उसमें मैक्सिमम मिला दें तो उसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन उसको बोलते हैं जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट के अमाउंट से लेस होता है, कम होता है, ठीक है। और भी एक होता है कि जो भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसमें अब कोई भी सॉल्यूट सॉल्वेंट में नहीं मिलाया जा सकता, क्योंकि अब वो एक सैचुरेटेड पॉइंट तक सॉल्युबल हो चुका है। उसी तरह से अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में हम अभी भी सॉल्यूट अमाउंट को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उसका अमाउंट उस सॉल्यूशन में अभी कम है और हम उसमें अभी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक रीजन होता है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का। तो सॉल्युबिलिटी हम किसको कहेंगे कि जब तक हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम उस सॉल्वेंट में नहीं मिला देते हैं, तब तक हम कहेंगे कि वो सॉल्युबिलिटी है, मतलब कि उसमें सॉल्युबल करने का कैपेबिलिटी है। तो उसको कैसे डिफाइन करते हैं? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ ए सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। मतलब कि किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पर हम जो सॉल्यूट अमाउंट मिलाना शुरू करते हैं, तो 100 ग्राम ऑफ ए सॉल्वेंट, तो 100 ग्राम सॉल्वेंट में हम डिसॉल्व कर रहे हैं सॉल्यूट अमाउंट को, और हम उसको तब तक डिसॉल्व करते हैं जब तक वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बन जाता, मतलब कि उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड नहीं कर देते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि मान लीजिए कि हम कोई बर्तन लिए, हम इसमें 100 ग्राम सॉल्वेंट लिए, 100 ग्राम सॉल्वेंट, यानी कि हम इसमें मान लेते हैं वाटर ले लिए। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं? सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। अब इसमें सॉल्ट हम इतना ऐड करेंगे, इतना ऐड करेंगे, इतना ऐड करेंगे कि इसमें सॉल्ट जो है वो मैक्सिमम अमाउंट पे पहुंच जाए, मैक्सिमम अमाउंट पर पहुंच जाए। मतलब क्या होगा कि अब इसके बाद एक ऐसा पोजीशन आएगा इस सॉल्यूशन का कि अब इसके बाद इसमें सॉल्यूट जो है, सॉल्ट है, वो नहीं घुलेगा। इसी सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब जब तक उसमें घुलने की क्षमता है, घुलाने की क्षमता है, वही उस सॉल्यूशन का सोल्युबिलिटी कहलाता है, कैपेबिलिटी टू डिसॉल्व, ठीक है। ये जनरल सेंस हुआ। अगर मैं टेक्निकल डेफिनेशन की बात करूं तो ऊपर लिखा हुआ है, मतलब कि हम 100 ग्राम सॉल्वेंट में हम सॉल्यूट इतना ऐड किए हैं कि अब वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है, ठीक है। इसी को हम उस सॉल्यूशन की सोल्युबिलिटी कहते हैं, मतलब अब इससे ज्यादा सोल्यूबल नहीं हो सकता, अब इससे ज्यादा डिसॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो सोल्युबिलिटी हम सीन कहाँ करते हैं, देखते कहाँ, इसका जरूरत कहाँ पर है? तो हम लोगों को पता है कि सॉल्यूशन में दो तीन टाइप का हम लोग सॉल्यूशन पढ़े थे, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, गैस लिक्विड सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो थोड़ा सा फ्रैक्शन वैल्यू आता है वो आपका सॉलिड और लिक्विड के सॉल्यूशन में आता है और गैस और लिक्विड के सॉल्यूशन में आता है। लिक्विड लिक्विड के कंडीशन में सिर्फ उसके प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करेगा, जैसे आपका ऑयल और वाटर, ठीक है, ये दोनों आपस में नहीं घुलता है। ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है। लेकिन आपका जो थोड़ा बहुत हम लोगों को इसमें टेक्निकली पढ़ना है वो है आपका सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, मतलब कि हमको सोल्युबिलिटी देखना है सॉलिड और लिक्विड में, मतलब कि नमक और पानी में क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। दूसरा देखेंगे हम लोग गैस इन लिक्विड में, जैसे कोल्ड ड्रिंक में आखिर टेम्परेचर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आखिर कौन कौन सा फैक्टर है जो कि इसको अफेक्ट करता है, उसको देखते हैं। तो हम लोगों का टॉपिक है
फैक्टर अफेक्टिंग ऑन सॉल्युबिलिटी। किसी में भी तो हम लोगों को तीन तरह से देखना है, नेचर ऑफ कंपोनेंट। नेचर ऑफ कंपोनेंट यानी कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। दूसरा आता है टेम्परेचर और तीसरा आता है प्रेशर। और मेनली हमको देखना है सॉलिड लिक्विड में और गैस इन लिक्विड में, बस इस दोनों में हमको देखना है कि क्या क्या नेचर ऑफ कंपोनेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम प्रेशर देंगे तो क्या सॉल्युबिलिटी जल्दी जल्दी, मतलब वो देखो सॉल्युबिलिटी को समझने के लिए तुमको एक सेंस बनाना होगा कि घुलना। अगर घुलना वर्ड अगर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है तो ये इजीली समझ में आ जाएगा, नहीं तो इसमें टेक्निकली फिर इसको समझना बहुत मुश्किल है। तो मेरा बात मानो, आपके दिमाग में बस एक सेंस आना चाहिए कि हम लोग घुलने की बात कर रहे हैं सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। तो चलो अब हम इसके बाद इसको देखते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें है आप लोगों का नेचर ऑफ कंपोनेंट, सबसे पहला पॉइंट है। तो हम लोग पहला पॉइंट देखेंगे नेचर ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये चीज तो समझ में आ गया होगा। जैसे मैं सॉल्यूट की बात करूं तो सॉल्यूट क्या होता है, लेस अमाउंट में, जैसे सॉल्ट। और सॉल्वेंट क्या होता है, ठीक है, मोर अमाउंट में, जैसे वाटर, ठीक है। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम आगे देख रहे हैं कि नेचर ऑफ कंपोनेंट्स क्या है। तो नेचर ऑफ कंपोनेंट में हम लोगों को एक थ्योरी याद रखना है, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ सॉल्युबिलिटी, डिसॉल्व लाइक डिसॉल्व। एक ये रूल है, डिसॉल्व लाइक डिसॉल्व। अब ये डिसॉल्व लाइक डिसॉल्व क्या है, जिसको हिंदी में बोलते हैं कि समान समान को घोलता है, ठीक है। समान समान को घोलता है मतलब जिस सॉल्यूट का प्रॉपर्टीज जिससे मिला, जिस सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज से मिलेगा ये उसी में घुलेगा। अब मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि जैसे आप एग्जांपल मान लीजिए, जो नमक है, आप नमक को बेंजीन में नहीं घोल सकते, तो वो नहीं घुलेगा। रीजन ये हो जाता है क्योंकि बेंजीन आपका हो गया आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट और जो नमक है वो है पोलर सॉल्वेंट। अब यहाँ एक नया शब्द आया मेरे तरफ से कि पोलर और नॉन पोलर क्या होता है, ठीक है। तो डिसॉल्व लाइक डिसॉल्व का सेंस में बता देता हूं कि पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व होगा पोलर सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट में तो घुलेगा ही क्योंकि इसका अमाउंट ज्यादा है, और नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट में, ठीक है। तो नॉन पोलर सॉल्यूट घुलेगा किसमें, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। पोलर सॉल्यूट घुलेगा पोलर सॉल्वेंट में, ठीक है। अब इसका यहाँ पे पोलर नॉन पोलर का क्या मतलब है इसको समझते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूट को बॉन्डिंग नेचर के हिसाब से या अपने नेचर के हिसाब से दो पार्ट में बांटा गया। एक को कहा जाता है पोलर और दूसरे को कहा जाता है नॉन पोलर। अब यहां सवाल ये उठता है कि सर पोलर किसे कहते हैं। तो हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सॉलिड स्टेट में काफी डिटेल में बताया हुआ है कि पोलर किसे कहा जाता है। तो पोलर हम किसको बोलते हैं, पोलर हम कहते हैं कि डिसोसिएट इनटू आयंस। डिसोसिएट मतलब होता है आयनों में टूट जाता है। जो आयनों में टूट जाएगा वो होगा पोलर। जैसे NaCl है, NaCl Na+Cl- में टूट सकता है, पार्शली या कंप्लीटली इससे मतलब नहीं है। जिसमें जो आयंस में ब्रेक हो सकता है वो आपका हो जाएगा पोलर, ठीक है। और हम लोग नॉन पोलर किसको बोलते हैं, नॉन पोलर हम उसको बोलेंगे जो कि आयंस में डिसोसिएट नहीं हो पाता है, ठीक है। डज नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस,
डिसोसिएट मतलब होता है टूटना, जो कि आयंस में ब्रेक नहीं हो सकता, जैसे बेंजीन, जैसे CCl4। इन लोगों का जो पोलरिटी है, ठीक है, डायपोल मोमेंट होता है, ये 0 होता है, इसलिए ये आपका नॉन पोलर कंपाउंड आता है, ये आपका पोलर कंपाउंड है। अब हम इसी में कैटेगराइज करेंगे कि पोलर और नॉन पोलर सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या क्या होता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं सॉल्यूट की, तो सॉल्यूट को दो भाग में बांटेंगे, मतलब सॉल्यूट का दो टाइप हुआ, एक हुआ पोलर, दूसरा हुआ नॉन पोलर। तो हम पोलर में किसको किसको एग्जांपल के लिए रख सकते हैं, तो हम लोग पोलर बोलते हैं, जैसे सॉल्यूट है, आप NaCl रख लीजिए, इसका सबसे परफेक्ट उदाहरण है। HCl रख सकते हैं, इसका परफेक्ट उदाहरण है। ये सब आ गया आपका पोलर सॉल्यूट। जनरली हम लोग इसको थोड़े अमाउंट में मिलाते हैं। और सबसे यूनिक बात मैं बताने जा रहा हूँ, सबसे कंसेप्चुअल, ग्लूकोज। आपको लगेगा सर ग्लूकोज कैसे पोलर है, तो ग्लूकोज में जो बाबू COH आयन है, ये COH आयन जो ऑक्सीजन है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण, उस नेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण उस पर पोलर फॉर्म आता है, इसलिए ग्लूकोज तुम्हारा क्या हो जाता है, पोलर कंपाउंड है। इसको हम लोग बहुत डिटेल में बायोमोलिक्यूल्स नाम का चैप्टर है, वहां पे पढ़ेंगे, ठीक है। ग्लूकोज, शुगर मतलब चीनी, ये सब जो है आपका पोलर सॉल्यूट है। अब आते हैं नॉन पोलर सॉल्यूट। नॉन पोलर सॉल्यूट हम लोग बोल सकते हैं नेप्थलीन को, ठीक है, एंथ्रासीन को, ये सब आपका नॉन पोलर कंपाउंड है, यानी कि ये नॉन पोलर सॉल्यूट, मतलब इसको हमेशा कम अमाउंट में मिलाया जाता है। उसके बाद हम लोग आते हैं सॉल्वेंट। एक हो गया पोलर, दूसरा हो गया इसमें भी नॉन पोलर, ठीक है। तो कौन कौन हो जाएगा, जो पोलर है, हम पोलर सॉल्वेंट किसको लेंगे, मतलब वैसा सॉल्वेंट जो किसी को घुला सकता है, H2O, ये आयन में टूटता है ना, इसलिए ये हो गया पोलर सॉल्वेंट। H2SO4, ये आयन में टूटता है ना, इसलिए हो गया ये पोलर सॉल्वेंट, क्योंकि हम इसमें किसी चीज को मिला सकते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट बेंजीन, बेंजीन नहीं टूटता है आयन में, CCl4, या आप ले सकते हैं किरासन तेल, ठीक है, केरोसिन ऑयल, ये जो है ये सारे आपके होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट को माइंड में सेट करके रखना होगा कि सॉल्यूट वर्ड जैसे ही आ जाए आपके दिमाग में चीज आ जाना चाहिए कि हम स्मॉल अमाउंट में उसको मिलाएंगे। सॉल्वेंट जैसे वर्ड आ जाए इसका मतलब हो गया उसको हम ज्यादा अमाउंट में, उसको हम ज्यादा अमाउंट में रखते हैं सॉल्यूशन में। जैसे सॉल्ट वाटर, तो वाटर ज्यादा अमाउंट में है और उसमें हम क्या मिलाएंगे, सॉल्ट, तो सॉल्ट हो गया आपका सॉल्यूट। तो जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे पोलर सॉल्यूट का, मतलब हमको ऐसा सॉल्यूट लेना है जो कि पोलर नेचर का हो, जैसे NaCl, ठीक है, HCl, ग्लूकोज, शुगर, ठीक है। तो इसी कारण से क्या होता है कि NaCl जो है, इसी पोलर नेचर के कारण NaCl, अब बताओ क्योंकि ये जो पोलर है ये किसमें घुलेगा, इसी पोलर में घुलेगा, इसीलिए NaCl जो है, इसीलिए NaCl किसमें घुल जाता है, पानी में। NaCl पानी में क्यों घुल जाता है, क्योंकि NaCl भी पोलर नेचर का है और जिसमें घुलना है वो भी पोलर नेचर का है। अब अगर मैं NaCl को बोलूंगा कि बेंजीन में घुल जाने के लिए, तो ये नहीं घुलेगा, ये बेंजीन में नहीं घुलेगा। क्यों नहीं घुलेगा, क्योंकि बेंजीन है आपका किसका, नॉन पोलर सॉल्वेंट, और उसमें हम घुला क्या रहे हैं, उसमें घुला रहे हैं हम लोग पोलर सॉल्वेंट, जिस कारण से दोनों आपस में नहीं घुलेगा। अब अगर मैं बात करता हूं कि नॉन पोलर का, तो हम नेप्थलीन लेंगे और नेप्थलीन को पानी में घुलाएंगे तो नहीं घुलेगा, इसलिए पानी में नेप्थलीन के तैरता रह जाता है, घुलता नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं घुलता है, क्योंकि नेप्थलीन जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है, ठीक है, और हमको उसको घुलाना किसमें है, बेंजीन में। तो हम अगर बेंजीन में अगर हम डालेंगे, तो बेंजीन में डालने के बाद वो आसानी से क्या होगा, घुल जाएगा, ठीक है। मतलब नेप्थलीन किसमें घुलता है, बेंजीन में।
लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि नैप्थेलीन को पानी में घोल देने के लिए, तो नैप्थेलीन पानी में नहीं घुलेगा। क्यों नहीं घुलेगा? क्योंकि डिजॉल्व लाइक डिजॉल्व का कंसेप्ट फॉलो होता है। तो एक सबसे बड़ा फैक्टर ये हो गया कि हम किसी भी चीज को किसी में नहीं घुला सकते। ऐसा मन में था कि कोई भी चीज किसी में घुल जाएगा, तो ऐसा नहीं है, उसको उसके नेचर के जैसा सेम होना चाहिए। अब मतलब अब यहाँ पे ये कंसेप्ट नहीं लगा लेना कि लड़की लड़की शादी कर लेगी या लड़का लड़का शादी कर लेगा, ऐसा कंसेप्ट यहाँ नहीं मत लगा देना कि डिजॉल्व लाइक डिजॉल्व, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, वो एक अलग फिनोमिनन है। इसको याद रखने का तरीका तुम लोग अपने हिसाब से तय करना। पोलर सॉल्यूट पोलर में घुलेगा, ठीक है, पोलर सॉल्वेंट पोलर में घुलेगा। तो इसका जो ट्रिक है याद रखने का, तुमको याद रखने का ट्रिक है इसका नॉब, ठीक है। नॉन पोलर किसमें घुलेगा? नॉन पोलर में, और पोलर किसमें घुलेगा? पोलर में, ठीक है। तो इस तरीके से तुम इसको याद रख सकता है। सॉरी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आगे आते हैं सॉल्युबिलिटी फैक्टर में कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। सेकंड, तो हम लोग अभी सॉलिड इन लिक्विड में हैं, ठीक है। तो सॉलिड इन लिक्विड मतलब क्या हुआ कि हम लोग ठोस को किस में मिला रहे हैं? लिक्विड में। तो अब यहाँ पर आपका जो सबसे पहला है वो है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। सॉरी, सेकंड है आपका टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। मान लो कि हम किसी चीज को घुला रहे हैं और अगर उसमें टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, क्या वो जल्दी जल्दी घुलने लगता है? अब जल्दी भी घुल भी सकता है, नहीं भी घुल सकता, सोल्यूबल हो भी सकता है, नहीं भी। ये डिपेंड करता है कि उसके सोल्युबिलिटी का प्रोसेस क्या है। प्रोसेस यानी कि इसके सोल्युबिलिटी का दो प्रोसेस होता है, एक है एक्सोथर्मिक, एक है इंडोथर्मिक। मतलब वैसा केमिकल प्रोसेस जिसमें हमको क्या करना होगा, सॉल्यूशन को घोलने के लिए जब हम उसमें घोलते हैं तो वो एनर्जी रिलीज करता है, तो हम बोलेंगे वो एक्सोथर्मिक है। और अगर हमको वो एनर्जी एक्स्ट्रा देना पड़ता है, वो एब्जॉर्प्शन करता है एनर्जी का, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक। तो आप कभी कभी जब देखे होंगे घर में जब चूना होता है तो लाया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, चूना पत्थर, और जब उसको जब डाला जाता है पानी में तो देखते होंगे पूरा उबलने लगता है, एकदम CO2 गैस पूरा बाहर आने लगता है। तो यहाँ पर और वो फिर वो बहुत ज़्यादा गर्म भी हो जाता है। तो जो कैल्शियम ऑक्साइड है, CaO है, वो पानी में घुल रहा है, वो फिर उसमें पूरी तरह से घुल जाता है, लेकिन तब तक थोड़ी देर के लिए वो इतना ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है, वो हीट रिलीज करता है। अब अगर तुम देखे होगे बहुत जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग को पेंट किया जाता है तो नीचे आग लगा दिया जाता है कि और जल्दी वो उसमें घुल जाए, ठीक है। सॉरी, गलत बोल दिए कि जब वो एनर्जी को रिलीज करता है तो देखते होंगे कि जब भी ये एनर्जी रिलीज करता है तो जो भी बड़े जगह पर इसका पेंटिंग का काम चलता है तो वहां से लोगों को दूर रखा जाता है। मतलब ये हुआ कि अगर हमको इसमें जल्दी जल्दी घुलना होगा तो हमको टेम्परेचर को इसमें क्या करना होगा, घटाना होगा, ठीक है। अगर जल्दी जल्दी घुलना होगा तो टेम्परेचर घटाएंगे तब जाके वो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा उसका। मतलब क्या हुआ कि सॉल्युबिलिटी प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, मतलब टेम्परेचर अगर हम बढ़ा रहे हैं और अगर हम उसको नीचे से एक्स्ट्रा हीट देंगे तो उसका सॉल्युबिलिटी धीरे धीरे घट जाएगा, ठीक है। और अगर हम टेम्परेचर हीट नहीं दे रहे हैं तो उसका सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है, ठीक है। मतलब Na2SO4 या कैल्शियम ऑक्साइड या CaSO4 को जब वाटर में मिलाया जाता है या और भी किसी अदर सॉल्वेंट में जो इसके नेचर का है, तो वहां पर टेम्परेचर बढ़ाने पर इसका सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और ली चैटर्जियल प्रिंसिपल के अनुसार ऐसा होता है। उसके बाद सॉल्युबिलिटी प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक जब आपका प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है सॉल्यूशन, तो उस स्थिति में जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो अगर हम एक्स्ट्रा उसमें अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो और ज़्यादा हीट एब्जॉर्बेशन प्रोसेस होगा, जिससे सॉल्युबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसके लिए एग्जाम्पल है NH4Cl, NaNO3 और आपका हो गया KNO3। तो इस तरीके से आपका ये प्रोसेस होता है। उसके बाद तीसरा नंबर है प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है? तो जो प्रेशर है, प्रेशर का सॉल्युबिलिटी पर सॉलिड और लिक्विड में कोई इफेक्ट नहीं है, जनरली नो इफेक्ट। मतलब ऐसा नहीं है कि हम अगर चीनी पानी को यहाँ पर अगर घोल रहे हैं और अगर हिमालय पे ले जाके घोलेंगे तो लेट घुलेगा, ऐसा नहीं होगा। प्रेशर का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। प्रेशर आपका बढ़े या घटे वो जनरली आपका एक खास जो टाइम ड्यूरेशन है उसी में सोल्यूबल होता है, डिजॉल्व होता है, घुलता है। हम सॉलिड और लिक्विड की बात कर रहे हैं। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे कि लिक्विड और
गैस में क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ये था सॉलिड लिक्विड्स का। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आज अब हम लोग आगे पढ़ेंगे गैस इन लिक्विड में क्या इफेक्ट पड़ता है सोलुबिलिटी का। तो देखेंगे कि इसका एग्जांपल हम लेते हैं CO2 गैस किसमें घुला हुआ है, वाटर में घुला हुआ है। तो अब यहाँ पर क्या है कि उसी तरह से 3 फैक्टर होगा, नेचर होगा, टेम्परेचर होगा, प्रेशर होगा। तो यहाँ पर जो नेचर है, नेचर सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। वैसे तो जितना भी गैस है सब आसानी से लिक्विड में घुल जाता है, ऑक्सीजन पानी में आसानी से घुल जाता है, इसलिए जो जितने भी समुद्री और जलीय जीव हैं वो आज जिंदा है। ये इसका सबसे परफेक्ट इकोलॉजिकल एग्जाम्पल है। जैसे पोलर गैस इजिली घुल जाएगा तुम्हारा पोलर सॉल्वेंट में, इसी तरह से नॉन पोलर गैस जो है, जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा उसमें इजिली घुल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड आते हैं टेम्परेचर। ली चैटर्जी प्रिंसिपल के अनुसार से कोई भी गैस का लिक्विड में जो घुलना है वो आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। वो एक आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में आपको पता है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, घट जाता है। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, और नेचर ऑफ सॉल्यूट आपको पता चल गया। अब जो इस टॉपिक का ये एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गैस इन लिक्विड का जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आता है वो है आपका इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 12th का आन बान शान हो जाता है। और इसको जिस साइंटिस्ट ने दिया था उसका नाम था हेनरी, और हेनरी ने अपना एक लॉ दिया कि किसी भी गैस को पानी में कैसे घोला जा सकता है। ये एक इम्पॉसिबल टर्म है। आप किसी भी गैस को लीजिए और पानी में ले जाइए तो क्या गैस उसमें घुल जाएगा? एक कॉमन सेंस का बात है, घुलेगा? नहीं घुलेगा। क्या होगा? गैस ऊपर चला जाएगा। तो अब कैसे घुलता है? CO2 गैस पानी में कैसे घुला हुआ रहता है, वो भी इतने अच्छे से। तो आप अगर एक बात गौर करेंगे तो जब भी हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल ओपन करते हैं तो टुक सा आवाज आता है। वो टुक सा आवाज क्या है कि उसको इतना हाई प्रेशर में कंप्रेस करके उसके अंदर गैस को भरा जाता है कि वो उसके अंदर घुल जाता है, और वही प्रेशर टुक से बाहर आता है। मतलब क्या हुआ? इफेक्ट ऑफ प्रेशर मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। और हेनरी लॉ ये बताएगा कि हम लोग किस तरीके से कि किसी भी गैस को आखिर ऐसा क्या फिनोमिनन होता है, आखिर उसका लॉ क्या है कि हम किसी भी प्रेशर में, देखो हर एक गैस को हर एक लिक्विड में डिसॉल्व करने के लिए डिफरेंट प्रेशर है। ऐसा नहीं कि हम जितना CO2 गैस को जितने अमाउंट में हम लिक्विड में मान लो कि हमने 10 लीटर का लिया और उसमें CO2 गैस भरना है, और जो 5 लीटर का है उसमें भरना है, दोनों के अमाउंट में प्रेशर में डिफरेंट आता है। और उसका एक हम लोग पढ़ेंगे हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, जिस पर ये डिसाइड होता है कि किसी भी गैस को किस तरीके से किसी भी लिक्विड में पुटअप किया जाता है, डिसॉल्व किया जाता है। लेकिन इसके ये टॉपिक पढ़ने से पहले तुमको एक बेसिक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, जो कि है आपका कंसंट्रेशन। पहले मैं कंसंट्रेशन पढ़ाऊंगा, तब मैं यहाँ पढ़ाऊंगा कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या है। वैसे मैं लिख दे रहा हूँ क्या है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है, क्योंकि प्रेशर जब तक हम नहीं देंगे तब तक वो पानी में नहीं घुलता है। तो प्रेशर बढ़ाएंगे, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। और इसको जो लॉ दिया था ये किस लॉ पर फॉलो करता है, इसको हम लोग बोलते हैं हेनरी लॉ। हेनरी नाम का साइंटिस्ट दिया था, हेनरी लॉ। तो हम लोग अगले टॉपिक में पहले पढ़ेंगे कंसंट्रेशन क्या होता है, और कंसंट्रेशन को पढ़ने के बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे फिर कि हेनरी लॉ क्या है। तो कंसंट्रेशन में आप लोगों को बेसिक मोल से मैं पढ़ाऊंगा 9th क्लास के टॉपिक से, मोल, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, वेट कंसंट्रेशन, वॉल्यूम कंसंट्रेशन, तब जाकर के हम लोगों को समझ में आएगा कि हेनरी लॉ क्या है। ठीक है, तो आज भर के लिए यही रहने देते हैं। थैंक यू सबको।